हिंदी के पेपर के बाद आपका नागरिक शास्त्र अगले दिन ही पेपर है 19 फरवरी को। 19 फरवरी को अगर आपको 100 में 100 नंबर नागरिक शास्त्र में पक्का करना है तो इस वायरल मॉडल पेपर को पूरा एक बार देख लीजिए। बहुत कुछ आपको यहाँ से समझने को सीखने को मिल जाएगा और आपके पेपर में यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। आइए शुरुआत करते हैं, नागरिक शास्त्र के इस मॉडल पेपर को पूरा सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप निर्देश वगैरह देख सकते हैं। यहाँ पे निर्देश में जो भी कुछ लिखा है आप उसे बाद में पढ़ सकते हैं। मेन मुद्दे की बात करते हैं और आ जाते हैं यहाँ पे बहुविकल्पी प्रश्न से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे है, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व में 1991 की जो मुख्य घटना थी वो क्या थी? तो विश्व में 1991 की जो मुख्य घटना थी वो क्या थी? स्वतंत्र राष्ट्रों के राष्ट्रकुल का गठन हुआ था, या फिर बर्लिन की दीवार को तोड़ा जाना था, या फिर शॉक थेरेपी नीति का प्रयोग किया गया था, या फिर सोवियत संघ का विघटन हुआ था। तो 1991 में कौन सी घटना घटी थी? इसमें राइट आंसर क्या होगा, आपको जवाब देना है। इसमें राइट आंसर आपका डी वाला यानी घा वाला सही हो जाएगा। 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा के सामने यहाँ पे है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व राजनीति में कौन सी दो महाशक्तियों का उदय हुआ था? जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ था, यानी ये चला था 1939 से लेकर 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वार चला था, और इसके बाद जब ये समाप्त हुआ तो दो बड़ी महाशक्तियां सामने निकल कर आई थी, और उसका नाम था ब्रिटेन या जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका या जर्मनी, सोवियत संघ या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, या फिर सोवियत संघ फ्रांस। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी रूस और जो है अमेरिका, ये दो ऐसी महाशक्तियां निकल कर आई जो देश में पूरी विश्व में जो है इनका नाम हो गया। तो ये दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, तीसरा वाला है। तीसरा वाला कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश ने सर्वप्रथम खुले द्वार की नीति अपनाई थी? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट किया है क्वेश्चन। तो इसमें चीन, दक्षिणी कोरिया, भारत या फिर जापान। इसमें राइट आंसर हो जाएगा खुले द्वार की नीति चीन ने अपनाई थी। ठीक है, ये कब अपनाया गया था इसके द्वारा? तो 1978 में जो है इसके द्वारा अपनाया गया था। ये ध्यान रखेंगे, कभी कभी थोड़ा सा चेंज करके और जो है डेट वगैरह पूछ लेगा तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पॉइंट पर। अगला पॉइंट यहाँ पे है, कहाँ गया भाई क्वेश्चन? ये चौथा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षिण एशिया का अंग नहीं है? दक्षिणी एशिया का अंग नहीं है, ये आपको बताना है। भारत, पाकिस्तान, चीन और श्रीलंका। तो अगर बात करें भारत पाकिस्तान की, तो इस प्रकार से थोड़ा सा आप इमेजिन करेंगे तो यहाँ पे देखिए जो है ये भारत का जो कुछ हिस्सा है, अब यहाँ पे भारत दक्षिणी भाग में आता है, और यहाँ पे पाकिस्तान है। ठीक है, पाकिस्तान भी आता है, नीचे श्रीलंका, श्रीलंका भी आता है, ऊपर यहाँ पे चीन है। ठीक है, ऊपर चीन है, चीन इसमें नहीं आएगा क्योंकि चीन जो है वो दक्षिण एशिया का हिस्सा नहीं है। तो भारत इसमें है, पाकिस्तान भी है, श्रीलंका भी है, चीन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। वर्ल्ड सोशल फोरम का मुख्य कार्य क्या है? वर्ल्ड सोशल फोरम का मुख्य कार्य क्या है? वैश्वीकरण का विरोध करना, या फिर वैश्वीकरण के समर्थन करना, या फिर वैश्वीकरण का ना विरोध करना और ना ही समर्थन करना, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें जो वर्ल्ड सोशल फोरम का मुख्य काम होता है वो वैश्वीकरण का विरोध करना, यहाँ पे इसका राइट आंसर का सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस प्रधानमंत्री ने दिया था? तो भारत में गरीबी हटाओ का नारा बीपी सिंह ने दिया था, या चौधरी चरण सिंह ने दिया था, राजीव गांधी या फिर इंदिरा गांधी ने दिया था? आप सभी को गरीबी हटाओ का नारा पता होगा कि इंदिरा गांधी जी ने दिया था। राइट आंसर इसमें इंदिरा गांधी हो जाएगा। और एक कब दिया था? जब 1971 में जो है चुनाव अभियान चल रहा था तो उस टाइम पे इन्होंने एक नारा दिया था, गरीबी हटाओ। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। 7 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन नक्सलवादी आंदोलन का नेता था? नक्सलवादी आंदोलन का नेता था, ये आपको बताना है। तो माओ तुसे तुंग ये जो है पहला हो जाएगा।
चारू मजूमदार हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण या चंद्रशेखर जो है इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें राइट आंसर होगा चारू मजूमदार जो है ये नक्सलवादी आंदोलन के नेता थे। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 8वां आपके सामने है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया? तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया 1951 में, 1952 में, 1956 में या फिर 1960 में। इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया था। ठीक है, आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। 9 कह रहा है कि जब मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू हुई तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो जब मंडल आयोग जो है आया था, तो मंडल आयोग कब आया था? मंडल आयोग आया था 1990 में। ठीक है, 1990 में आया था और उस टाइम पे प्रधानमंत्री थे बीपी। ठीक है, बीपी सिंह। इसमें राइट आंसर बीपी सिंह हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे, देखिए जब 1990 यानी ऐसा महसूस कर सकते हैं कि जब बीपी जो है 1990 पे आ जाए तो बीपी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ठीक है, बीपी बढ़ जाती है तो बीपी सिंह से नाम से याद कर सकते हैं मंडल आयोग। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने यहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 10 है, गोवा भारत का संघ एक स्वतंत्र राज्य कब बना? तो भारत का जो गोवा राज्य है वो स्वतंत्र राज्य कब बना? तो यहाँ पे जवाब होगा 1987 में जो है ये पुर्तगाली से स्वतंत्र हुआ था। तो इसमें राइट आंसर इसका हो जाएगा 1987। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों मैंने इसका राइट आंसर जो है जितने भी बहुविकल्पीय क्वेश्चन है उसका राइट आंसर मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ताकि जो है आप पीडीएफ के रूप में जब इसे प्राप्त करें तो आसानी से इसे रिविजन कर पाएं। आइए बात करते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न का, जिसमें आपको 2 नंबर मिलेंगे। बहुत ही आसान सरल शब्दों में मैं आपको समझाऊंगा जिससे आपको आसानी से तैयार हो जाए। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, नीचे इसका उत्तर मिलेगा आपको। पहले बार क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूँ किस प्रकार से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। जैसे क्वेश्चन की सोवियत संघ के विघटन के कोई एक परिणाम बताना है। जितना पूछा गया उतना लिखना है, उतना आपको नंबर मिलेगा, फालतू लिखने का नंबर नहीं मिलता है। 2 नंबर आपको चाहिए तो एक आपको परिणाम बताना है कि जब सोवियत संघ का विघटन हुआ था उस टाइम पे उसके क्या परिणाम निकल कर सामने आए थे। इसमें एक पॉइंट आपको बताना है जो कि सरल और सिंपल भाषा में मैं आपको बताने वाला हूं। आगे नीचे उत्तर इसका लिखा गया है। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि ऐसा कोई एक कारण लिखिए जिसने पर्यावरण के मुद्दे को वैश्विक राजनीति की चिंता बना दिया है। इसमें एक आपको कारण लिखना है। नेक्स्ट है वैश्वीकरण का कोई एक कारण बताइए। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चन आपको नीचे भी देखने को मिल जाते हैं। आइए उत्तर की बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 11 है उसका उत्तर देखते हैं। सोवियत संघ के विघटन का एक कोई परिणाम आपको लिखना है। तो जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो शीत युद्ध जो था ये इसकी समाप्त हो गई थी, इसका मुख्य कारण माना जाता है। यानी जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो शीत युद्ध क्या हो गया? समाप्त हो गया। ये इसका पहला कारण हो जाएगा। एक ही कारण पूछा है तो आप एक ही लिखेंगे, एग्जामिनर देखेगा और फिर उसके बाद जो है चेक करेगा, 2 नंबर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे लिखना है आपको। आगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसा कोई एक कारण लिखिए जिसने पर्यावरण के लिए विश्व मुद्दे को जो है चिंता बना दिया है। तो 2 अंक आपको प्राप्त करना है। इसके लिए तो आपको यहाँ पे कोई एक कारण लिख देनी है, जैसे कि यहाँ पे लिखना है कि पर्यावरण प्रदूषण और वैश्विक तापन, ठीक है, या तापमान में बढ़ोतरी ने पर्यावरण को वैश्विक चिंता का मुद्दा बना दिया है। तो ये जो मेन पॉइंट है आपका फैक्ट पॉइंट यहाँ पे है, पर्यावरण प्रदूषण और वैश्विक तापन। वैश्विक तापन को इंग्लिश में ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। यानी जो पृथ्वी पर तापमान निरंतर बढ़ रहा है वो किस कारण बढ़ रहा है, वो सबसे बड़ी चिंता का विषय माना जाता है। ठीक है, और पर्यावरण प्रदूषण भी सबसे बड़ा मुद्दा है वैश्विक स्तर पर। ठीक है, 2 पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, वैश्वीकरण का कोई एक कारण लिखिए। वैश्वीकरण का कोई एक कारण आपको बताना है। तो इसमें लिखेंगे नई संचार और सूचना तकनीकी, जिसे आईसीटी के नाम से जाना जाता है, का विकास वैश्वीकरण का एक प्रमुख कारण माना जाता है। यानी जो आईसीटी का मतलब ये है कि जो सूचना तकनीकी है, संचार सूचना तकनीकी है, ये कहीं न कहीं विश्व स्तर पर फैलाने का सबसे बड़ा कारण माना जाता है। आज के दिन में इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन जो ये सब आया है, उसकी वजह से एक देश दूसरे देश से आसानी से जुड़ गए हैं। तो ये वैश्वीकरण का सबसे बड़ा कारण माना जाता है। ठीक है,
है। अगर कोई विदेश में आपका रह रहा होगा, ठीक है, कोई कमाने गया होगा या फिर किसी काम के लिए गया होगा, तो आप उससे कैसे बात कर रहे होंगे, आप उससे कैसे अपनी जो है आवाज़ वहाँ तक पहुँचा रहे होंगे, आवाज़ क्या वीडियो कॉल में बात करते हैं तो कैसे हो पाता है, वो सूचना संचार तकनीकी के माध्यम से ही हो पाता है। तो इसे वैश्वीकरण का कारण माना गया है, ठीक है, लिख सकते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र की उस एजेंसी का नाम लिखिए जिसका संबंध शिक्षा और संस्कृति से है। तो यहाँ पे सीधा सीधा यूनेस्को के बारे में पूछा गया है। यूनेस्को के बारे में पूछा गया। वैसे संयुक्त राष्ट्र की जो एजेंसियां हैं वो WTO भी है, WHO भी है, लेकिन शिक्षा और संस्कृति से संबंधित है तो यहाँ पे आपका यूनेस्को हो जाएगा, ठीक है। ये 2 पॉइंट आप मिलेगा, इसमें 2 नंबर आपको ध्यान रखेंगे। आगे यहाँ पे क्वेश्चन नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पे है। क्वेश्चन कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के 2 अस्थायी सदस्यों का नाम जो है वो आपको बताना है। तो 1+1 आपको दिया गया, अमेरिका और रूस, उसमें आपका ध्यान रखेंगे, अमेरिका और रूस। अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि 2 बड़ी महाशक्तियाँ थी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में, तो अमेरिका और रूस, ये दोनों नाम ध्यान रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 2 अस्थायी सदस्य का नाम आपको बताना है, ठीक है। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कई बार रिपीट किया गया है, आप इसको जरूर समझेंगे, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे कुछ अन्य देश में, जैसे कि फ्रांस भी है, ब्रिटेन भी है, चीन भी है। तो ये कुछ जो है सदस्य यहाँ पे दिए गए हैं, कुल मिला के 5 सदस्य आपके दिए गए हैं, ठीक है। आगे है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है पूर्वोत्तर, नेक्स्ट है कि पूर्वोत्तर भारत की सीमा के साथ लगे किन्हीं 2 राज्यों का नाम लिखना है। यानी पूर्वोत्तर जो भारत है, पूर्वोत्तर भारत का मतलब मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कैसे, समथिंग इमेज जो है, एक इमेज बनाते हैं, एक मैपिंग कर लेते हैं थोड़ा सा, तो शायद आपको थोड़ा सा महसूस यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ समथिंग इस प्रकार से अब यहाँ पे आप देख पाएंगे जो ये आपका पूर्वोत्तर भारत है, ठीक है। यहाँ पे सिक्किम है, ठीक है, यहाँ पे सिक्किम है, ये सिक्किम है, और फिर इसके बाद यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है, फिर यहाँ पे नागालैंड है, यहाँ मणिपुर है, फिर इसके बाद जो है आपका ये मिजोरम है, ये त्रिपुरा है, यहाँ मेघालय है, बीच में असम है, ठीक है। यहाँ पे कुल 7 स्टेट हैं, 7 स्टेट हैं, इन्हें 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है। तो वही आपको यहाँ बताना है। तो यहाँ पे देखिए अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड हो जाएगा, और यहाँ पे जो अन्य नाम है मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम जो है, इसमें से कोई आपको 2 लिखना है, 2 आप इसमें से लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, गठबंधन सरकार का क्या आशय है। गठबंधन सरकार का मतलब क्या होता है, देखिए इसमें पहले हेडिंग डाल देंगे आप, गठबंधन सरकार, उसमें लिखेंगे जब कोई एक दल पूर्ण बहुमत ना प्राप्त करे और सरकार बनाने के लिए कोई कई दल मिलकर साथ आए तो उसे गठबंधन सरकार के नाम से जाना जाता है। जैसे मान लीजिए कि 5 लोग हैं, ठीक है, 5 लोग हैं और 5 में से किसी को बहुमत नहीं मिला है, ठीक है, तो क्या करेंगे, ये 3-4 लोग मिलकर एक टीम बना लेंगे, एक दल बना लेंगे, और फिर इसके बाद जो है सरकार बना लेंगे, ठीक है। तो 3-4 लोग जब मिलकर सरकार बना लेते हैं तो उसी को गठबंधन सरकार के नाम से जाना जाता है। सिंपल है, ठीक है। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके सामने, 18 नंबर क्वेश्चन है। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मणिपुर की मुख्य समस्या क्या है। मणिपुर की जो मुख्य समस्या है वो क्या है, तो आइए देखते हैं भैया क्या समस्या है मणिपुर में। मणिपुर की जो मुख्य समस्या है वो अलगाववादी और उग्रवादी है। ये जो 2 गतिविधियां हैं जो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अलगाववादी का मतलब ये है कि भैया जैसे भाई भाई में लोग बड़े हो जाते हैं, शादी भी हो जाती है, तो फिर क्या हो जाती है, बंटवारा हो जाता है, बीच में दीवार खड़ी हो जाती है और लोग अलग अलग हो जाते हैं, है ना। तो ये अलगाववादी है। उग्रवादी का मतलब ये है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो है तनाव उसमें पैदा करते हैं, लड़ाई झगड़ा उत्पन्न करते हैं, लड़ाने का काम करते हैं, तो उग्रवादी तरह से काम होता है, ठीक है। तो इसमें आप इसमें ले सकते हैं। साथ ही पहाड़ी मैदान जो क्षेत्र हैं वहाँ भी तनाव का प्रमुख मुद्दा माना जाता है। तो ये अलगाववादी और उग्रवादी समस्या जो है इसका लिख सकते हैं, एक ही पॉइंट का पूछा गया है। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसी 2 रियासतों का नाम लिखिए जिन्होंने स्वतंत्रता के बाद भारत में विलय का डटकर विरोध किया था। तो यहाँ पे भारत में विलय का इन्होंने विरोध किया था, ये सब भारत में विलय नहीं चाहते थे। तो इसमें जो है आप लिख सकते हैं हैदराबाद, ठीक है। जो हैदराबाद देसी रियासत थी ये लोग सब विरोध कर रहे थे, और कश्मीर के जो देसी रियासत थी ये भी, और अन्य में जूनागढ़ भी है, ये भी ध्यान रखेंगे। 2 ही पूछा गया है तो आप हैदराबाद कश्मीर लिख सकते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की थी। तो महात्मा गांधी की हत्या
30 जनवरी 1948 को की गई थी। किसने किया था, किसने की, नाथूराम गोडसे ने की थी। तो 1 नंबर आपको इसके लिए मिलेगा, फिर 1 नंबर इसके लिए मिलेगा, तब जाके 2 नंबर आपको पूरा होगा। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये भी क्वेश्चन रिपीट किया है। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब यहाँ पे अब आपके सामने यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रथम प्रश्न में 5 नंबर आपको एक क्वेश्चन हल करने के लिए मिलेगा। कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, थोड़ा सा एक बार पढ़ लेंगे ना तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एक बार पढ़ लेंगे तो अपने सेंटेंस में भी बना के आप लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, बस समझने वाली बात है एक बार, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पूछा है पर्यावरण के मसले पर भारत का पक्ष जो है स्पष्ट कीजिए। यानी जो पर्यावरण है उसके मसले पर भारत का क्या पक्ष है ये आपको बताना है। तो सिंपल पक्ष होगा क्या, उसमें कुछ करना नहीं है। आइए सिंपल भाषा में समझ लेते हैं। भारत का मानना है कि पर्यावरण प्रदूषण के लिए विकसित देश अधिक जिम्मेदार हैं। भाई सिंपल सी बात यह है कि जिसके पास ज़्यादा टेक्नोलॉजी होगी वो ज़्यादा प्रदूषण कर रहे हैं। तो भारत का ऐसा मानना है कि जो पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है इसमें विकसित देशों का ज़्यादा अधिक जिम्मेदार है, क्योंकि वो ज़्यादा लोग प्रदूषण करते हैं, इसीलिए उन्हें अधिक भार उठाना चाहिए। भारत कहता है विकासशील देश को आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन के लिए अधिक ऊर्जा की ज़रूरत होती है। यानी जो भारत है, भारत जैसे देश हैं, भारत एक विकासशील देश है, चाइना है, चाइना तो विकसित देश की श्रेणी में उसे लगभग आ चुका है, इंडोनेशिया है, अन्य बहुत सारे देश हैं, ये सब आर्थिक विकास में और गरीबी उन्मूलन में गरीबी की श्रेणी में आते हैं और इन्हें अधिक ऊर्जा की ज़रूरत होती है। इसीलिए पर्यावरण समझौते के समान है, लेकिन अलग अलग जिम्मेदारी है उसके सिद्धांत पर होना चाहिए ताकि विकास और पर्यावरण संरक्षण जो है साथ साथ चल सके। कहने का मतलब बहुत ही सिंपल ये है कि भारत ऐसा मानता है कि जो विकसित देश हैं वो विकसित देश ज़्यादा अपने उनके पास टेक्नोलॉजी है, ज़्यादा वो विकसित कर चुके हैं, तो वो ज़्यादा प्रदूषण फैलाते हैं। जो ज़्यादा प्रदूषण फैलाते हैं वो ज़्यादा जिम्मेदार हैं, उसके लिए वो ज़्यादा आगे आएँ और ज़्यादा जो है अपना मदद करें लोगों का, ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ पे जो विकासशील देश हैं वो विकासशील देश बेचारे भाई अभी विकासशील ही हैं, वो कहाँ से प्रदूषण कर पाएंगे, ठीक है। तो ये जो है इसमें भारत का पक्ष है, आप आराम से लिख सकते हैं इसके बारे में। आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन करा कि साझी संपदा संसाधन से आप क्या समझते हैं। साझी संपदा संसाधन, देखिए बहुत सिंपल से नाम स्पष्ट है, साझी संपदा संसाधन मतलब मान लीजिए जमीन है, ठीक है, कोई जमीन मान लेते हैं। अब इस जमीन पर मान लेते हैं कि 2 लोगों का है, 2 लोग मिलकर इस जमीन को खरीद लिए हैं। कितने लोग, 2 लोग मिलकर इसको जमीन को खरीद लिए हैं, मान लेते हैं, ठीक है। आधा पैसा देकर, कुछ पैसा देकर जमीन को खरीद लिए हैं 2 लोग। अब यहाँ पे 2 लोग का क्या है, इसमें साझा हो गया, 2 लोग का क्या हो गया, साझा हो गया। साझा का मतलब भाई उसमें कुछ ना कुछ हिस्सा तो है ही है, तो साझा का मतलब कुछ ना कुछ हिस्सेदारी होगा, ठीक है। अब इतना आपको समझ में आ गया साझा का मतलब क्या होता है। साझा या साझी बात एक ही होती है। साझी का मतलब होता है जब 2 या 2 से अधिक लोगों का जो है उसमें हस्तक्षेप होता है तो उसे साझी या साझा के नाम से जानते हैं। आगे यहाँ पे लिखा है संपदा। संपदा का मतलब कोई ऐसी संसाधन की बात हो रही है, कोई वस्तु की बात हो रही है, कोई ऐसी खनिज की बात हो रही है, कोई भी ऐसी चीज की बात हो रही है जो साझा है। क्या है, साझा है। साझा का मतलब 2 लोगों की हिस्सेदारी है या 2 से अधिक लोगों की क्या है उसमें हिस्सेदारी है, ठीक है। तो वही बात उसमें बताना है। आइए इसको लिख लेते हैं, परिभाषा को समझ में आ चुका होगा आई होप। नेक्स्ट इसमें आप लिखेंगे कि साझी संपदा संसाधन वे प्राकृतिक संसाधन होते हैं जिनका उपयोग किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि समाज या समुदाय का होता है। सिंपल बात लिखा गया यहाँ पे भैया, कोई एक व्यक्ति का नहीं होता है, कोई एक व्यक्ति मालिक नहीं होता है, वो किसका होता है, समाज का होता है या पूरे समुदाय का होता है। जैसे एक गांव है मान लेते हैं, उस गांव में एक तालाब है, ठीक है, उस तालाब में जो है उस तालाब का जो उस पर हक है वो पूरे गांव का है, किसी एक व्यक्ति का नहीं है, वो पूरे गांव का है, तो इसे हम साझी संपदा संसाधन कहते हैं, ठीक है। क्लियर हो चुका होगा आई होप। जैसे कि जंगल है, नदी है, तालाब है, चारागाह है, समुद्र है, ये क्या है, ये साझी संपदा संसाधन के अंतर्गत आता है, ठीक है। इन पर सभी का क्या होता है, समान सामूहिक अधिकार होता है। इन संसाधनों का संरक्षण सामूहिक जिम्मेदारी होती है, क्योंकि इनका अत्यधिक दोहन पर्यावरण और समाज दोनों नुकसान पहुंचाती है। अत्यधिक दोहन का मतलब ये है कि अगर उस संसाधन को ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करेंगे तो कहीं न कहीं पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचेगा
और जो मानव समाज है उसको भी नुकसान पहुंचेगा। जैसे कोई जंगल है, मान लेते हैं कोई जंगल है, अब जंगल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग काट देंगे तो पर्यावरण नुकसान तो होगा ही, समाज के ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा। तो इस प्रकार से जो है ये जो है समाज भी जिम्मेदार माना जाता है। तो इसके बारे में आप आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सरल सिंपल भाषा में समझाऊं ताकि आप आसानी से समझ पाएं और अपनी भाषा में भी आप उसे कन्वर्ट कर से लिख पाएं। आगे है वैश्वीकरण क्यों आवश्यक है, संक्षेप में लिखिए। 5 नंबर आपको चाहिए, तो थोड़ा सा इसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा वैश्वीकरण के बारे में। ठीक है, देखिए कैसे क्या लिख सकते हैं इसमें। वैश्वीकरण देश के बीच आर्थिक, सांस्कृतिक और तकनीकी संबंधों को मजबूत बनाता है। जैसे मान लीजिए वैश्वीकरण का मतलब ये है कि जैसे चीन है और भारत है, ऐसा कोई सामान नहीं है कि जो चाइना भारत में ना आता हो, हर चीज़ चाइना चाइना, हर चीज़ चाइना है। तो यहाँ पे चाइना की जो भी आर्थिक स्थिति है, जो भी सांस्कृतिक स्थिति है, जो भी तकनीकी है, वो कहाँ पहुँच रही है, भारत में पहुँच रही है। सिर्फ भारत में ही नहीं, दुनिया के कई सारे देशों में पहुँच रहा है। दुनिया के कई सारे देशों में जो है वो अपना सामान बेच रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है, ये वैश्वीकरण है, इसको ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं, वैश्वीकरण बोलते हैं। अब इससे थोड़ा सा ये होता है कि आर्थिक, सांस्कृतिक और तकनीकी रूप से जो है संबंध क्या होते हैं, मजबूत होते हैं वैश्वीकरण से, इसीलिए आवश्यक माना जाता है। ठीक है, तो बात होगी पहली लाइन की। आगे देखिए, इससे व्यापार बढ़ता है, रोजगार के अवसर मिलते हैं, नई तकनीकें और विचार जो हो तेजी से फैलते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक देश का व्यक्ति है, ठीक है, कोई व्यक्ति है, वो किसी दूसरे देश का रहने वाला है, मान लेते किसी ए देश का रहने वाला है। ये व्यक्ति किसी बी देश में जब जाएगा तो अपनी संस्कृति लेकर जाएगा, अपने बोल भाषा लेकर जाएगा, और फिर जो है बी वाले किसी दूसरे देश में जाएंगे तो ये वाले अगले देश में अपनी भाषा संस्कृति लेकर जाएंगे। तो इस तरह से भाषा, विचार, उनके पहनावे, सब कुछ जो होते हैं वो आदान प्रदान होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इस प्रकार से जो है उनके जो विचार, तकनीकी होते हैं, सब क्या होते हैं, तेजी से फैलते हैं। नेक्स्ट है वैश्वीकरण से दुनिया एक दूसरे पर निर्भर बनती है। यानी अगर किसी का मदद कोई करता है कोई देश, तो वो देश उस पर निर्भर हो जाता है, वो देश किसी दूसरे देश पर निर्भर होता है। इस प्रकार से पूरा का पूरा वैश्वीकरण जो प्रक्रिया है वो चलती रहती है। ठीक है, आगे यहाँ पे है यह आर्थिक प्रगति, निवेश, आधुनिक तकनीकी, वैश्विक सहयोग इस के लिए आवश्यक माना जाता है। यानी सिंपल भाषा में लिख सकते हैं कि ये जो है इन पॉइंट के लिए क्या माना था, आवश्यक माना जाता है। तो ये वैश्वीकरण के बारे में आप इसमें लिख सकते हैं। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। 24 कह रहा है बहुजन समाज पार्टी, जिसे बीएसपी के नाम से जाना जाता है, इसके संस्थापक कौन थे और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। 5 नंबर आपको पाना है तो इस तरह से लिखना है, पहले इसका संस्थापक का नाम बताना है आपको। तो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक श्री काशीराम जी थे। तो इस प्रकार से यहाँ पे लिख सकते हैं काशीराम। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे उद्देश्य लिखेंगे। उद्देश्य में आप पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं। तो बीएसपी का मुख्य उद्देश्य क्या है, दलितों और पिछड़ों को और जो वंचित वर्ग हैं उनको राजनीतिक शक्ति देना, ये सबसे बड़ा इनका उद्देश्य माना जाता है। यह पार्टी सामाजिक न्याय, समान अधिकार, भेदभाव मुक्त समाज और बहुजन समाज को सत्ता में भागीदारी दिलाने के लिए बनाई गई थी। इसका प्रमुख नारा था बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। ठीक है, ये नारा है, नारा जरूर लिखेंगे ताकि जो है आपको पूरा नंबर बढ़िया से मिल सके। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है आपके सामने, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत की परमाणु नीति क्या है। 5 नंबर पाने के लिए आपको सही तरीके से लिखना पड़ेगा भारत की परमाणु नीति के बारे में। भारत की परमाणु नीति पहले इस्तेमाल न करने पर जो है सिद्धांत पर आधारित है। यानी परमाणु नीति का मतलब ये है कि हम पहले यूज नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोई हमारे ऊपर परमाणु जो है यूज करता है तो हम उसे छोड़ेंगे भी नहीं, ये यहाँ पे पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ पे नो फर्स्ट यूज, हम पहले यूज नहीं करेंगे। हमारे पास परमाणु बम तो है लेकिन हम उसे पहले यूज नहीं करेंगे, ये भारत की परमाणु नीति है। आगे इसमें कहता है, भारत कहता है वह केवल तब यूज होगा, आगे लिखा है इसमें, देखिए सेंटेंस लिखा गया है, वह केवल तब यूज होगा जब, कहाँ गया सेंटेंस, थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है वह केवल तब परमाणु हथियार का उपयोग करेगा जब उस पर पहले कोई हमला करेगा। वही बात यहाँ पे है कि भैया अगर आप हमला करेंगे तो हम आपको छोड़ेंगे भी नहीं। ठीक है, भारत का परमाणु कार्यक्रम, आगे है भारत का परमाणु कार्यक्रम प्रयुक्त शांतिपूर्ण उद्देश्य, ऊर्जा उत्पादन और वैज्ञानिक
विकास के लिए करता है। भारत परमाणु निरस्त्रीकरण और वैश्विक शांति का समर्थन करता है। यानी सिंपल सी बात है कि भारत की बात जो है, भारत के पास परमाणु बम है लेकिन उसका पहले उपयोग नहीं करेगा, लेकिन अगर कोई उपयोग करता है भारत के ऊपर तो वो भारत जो है यानी अपना भारत किसी को छोड़ेगा भी नहीं भैया। आपको जो है यहाँ पे इसके बारे में इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आगे बात करते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हुए सरकार ने इसके जो है क्या कारण बताए थे, ठीक है, क्या कारण बताए थे। इसमें लिख सकते हैं 1975 में आपातकाल घोषित करते समय सरकार ने कहा कि देश की राजनीतिक अस्थिरता, विरोध प्रदर्शन, हड़तालें, अव्यवस्था बढ़ रही थी। यानी जब 1975 में आपातकाल की घोषणा की गई थी तो सरकार ने कुछ उसमें कारण बताए थे। क्या कारण बताए थे? राजनीतिक अस्थिरता हो रही थी। राजनीतिक अस्थिरता का मतलब ये है कि राजनीति में कुछ उथल पुथल हो रहे थे, कुछ बदलाव देखने को मिल रहे थे, जगह जगह पे विरोध प्रदर्शन किए जा रहे थे, हड़तालें किए जा रहे थे, अव्यवस्था बढ़ गई थी, जिसके लिए सरकार को मजबूरन 1975 में आपातकाल की घोषणा करनी पड़ी। ठीक है, आगे इसमें ले सकते हैं जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा और व्यवस्था को खतरा था। सरकार ने आर्थिक कठिनाई और आंतरिक शक्ति भंग करने का भी कारण बताया है। सरकार का दावा था कि देश की स्थिरता और तेजी विकास के लिए आपातकाल जरूरी था। इस प्रकार से इसके बारे में आप बहुत सिंपल भाषा में ले सकते हैं कि 1975 में आपातकाल की घोषणा इसलिए की गई थी कि भैया जगह जगह पे विरोध हो रहा था, हड़तालें चल रही थी, अव्यवस्था बढ़ गई थी, जो राजनीतिक पार्टियां थी, अन्य जो दल थे वो विरोध कर रहे थे, तो इस प्रकार से अव्यवस्था बढ़ चुकी थी, तो सरकार को मजबूरन आपातकाल की घोषणा करनी पड़ी। ठीक है, आ जाते हैं अब यहाँ पे लघु उत्तरीय सेकंड पर। लघु उत्तरीय जो सेकंड है 6 नंबर आपको यहाँ पे प्रश्न देकर जाएगा और इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन देखने को आपको मिल रहे होंगे। आइए इसका उत्तर भी आपको यहाँ पे फटाफट बताते हैं किस प्रकार से आंसर लिख सकते हैं। 1971 में बांग्लादेश की स्वतंत्रता के लिए उत्तरदायी परिस्थितियों की व्याख्या कीजिए। 6 अंक आपको लिखना है। तो 1971 में जब बांग्लादेश बना था तो स्वतंत्र उत्तरदायी परिस्थितियां क्या रही उसके बारे में आपको बताना है। आइए जानते हैं इसके बारे में। पहला पॉइंट लिखेंगे पूर्वी पाकिस्तान के लोगों के साथ भेदभाव। तो यहाँ पे पूर्वी पाकिस्तान का मतलब ये है कि अगर थोड़ा सा इसको आप इमेजिन करें मानचित्र के माध्यम से तो आपको थोड़ा सा समझ में आएगा शायद समथिंग। ये मैपिंग तो अच्छे से बन नहीं पाया है, नहीं तो भी और समझ में अच्छे से आता, लेकिन यहाँ पे कोशिश करेंगे इस प्रकार से। मान लीजिए थोड़ा इमेजिन करना आपको। यहाँ पे देखिए पश्चिमी पाकिस्तान था और यहाँ पे ये जो है ये आपका पूर्वी पाकिस्तान था। ठीक है, यहाँ पे आपका पूर्वी पाकिस्तान था। यानी जो पाकिस्तान था वो देश की आज़ादी देश जब आज़ाद हुआ तो आज़ादी में पाकिस्तान 2 खेमों में बट गया था, एक पश्चिमी पाकिस्तान, दूसरा पूर्वी पाकिस्तान। ठीक है, अब यहाँ पे जो पूर्वी पाकिस्तान थे यानी जो आज के दिन में बांग्लादेश है, इनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा था, इनके साथ भेदभाव हो रहा था। वही यहाँ पे लिखा गया है कि पूर्वी पाकिस्तान के लोगों के साथ क्या हो रहा था, भेदभाव हो रहा था। तो ये पूर्वी पाकिस्तान के लोग हैं जिनके साथ यही पाकिस्तान के लोग जो इन्हीं के भाई लोग थे वही जो है इनके साथ भेदभाव कर रहे थे। आगे देखिए क्या लिख सकते हैं इसमें। पूर्वी पाकिस्तान आज का जो बांग्लादेश है इसकी जनसंख्या अधिक थी, फिर भी राजनीतिक और आर्थिक अधिकार पश्चिमी पाकिस्तान के हाथ में थे और इससे असंतोष बढ़ गया। कहने का मतलब बहुत सिंपल है कि बांग्लादेश जो देश है आज के टाइम पे जो पूर्वी पाकिस्तान था उसमें जनसंख्या अधिक थी, फिर भी इसके बावजूद भी जो राजनीतिक अधिकार, जो आर्थिक अधिकार थे वो पश्चिमी पाकिस्तान के हाथ में थे और लोगों के साथ दुर्व्यवहार होते, इसीलिए लोगों के अंदर असंतोष बढ़ गया, इसलिए विवाद का कारण माना जाता है। आगे यहाँ पे दूसरा पॉइंट है भाषा विवाद। भाषा विवाद का मतलब क्या है, जो पूर्वी पाकिस्तान के लोग हैं ये बंगाली भाषा जो है बोलते थे, जबकि पश्चिमी पाकिस्तान जो है उर्दू थोपना चाहते थे, यानी उर्दू बोलना चाहते थे। उस कहते थे कि भाई तुम उर्दू बोलो, बंगाली क्यों बोलते हो, तुम मुसलमान हो, जो है उर्दू बोलो। ठीक है, तो इसीलिए जो है यहाँ पे बंगाली भाषा पूर्वी पाकिस्तान के लोग बोलते थे, लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान के लोग कहते थे उर्दू बोलो। ठीक है, इसीलिए जो इसका तनाव का कारण माना जाता है। ठीक है, आगे है यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है
आर्थिक शोषण में लिखेंगे कि पूर्वी पाकिस्तान देश की आय का बड़ा हिस्सा उत्पन्न करता था। जो पूर्वी पाकिस्तान था वो देश की आय का सबसे बड़ा हिस्सा उत्पन्न करता था, लेकिन विकास की योजनाएं, संसाधन पश्चिमी पाकिस्तान में लाए जाते थे। यानी जितने भी योजनाएं, जितने भी विकास होते थे, जितने भी संसाधन इस्तेमाल होते थे, वो सब पूर्वी पाकिस्तान से पश्चिमी पाकिस्तान में लाए जाते थे। अब भैया सिंपल सी बात है, पूर्वी पाकिस्तान का विकास नहीं हो रहा था और पश्चिमी पाकिस्तान का विकास हो रहा था, जिससे पूर्वी पाकिस्तान के लोग कहें कि भैया ये तो गलत हो रहा है हमारे साथ में, इसीलिए ये कहीं न कहीं विरोध का कारण माना जाता है। ठीक है, आगे इसमें नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिख सकते हैं 1970 का चुनाव और सत्ता ना सौंपना। 1970 में चुनाव हुआ और फिर सत्ता नहीं सौंपी गई। आइए देखते हैं 1970 में चुनाव में पूर्वी पाकिस्तान की पार्टी अवामी लीग, शेख मुजीबुर रहमान ये जो है वहाँ के प्रमुख थे। ठीक है, और उनको बहुमत मिला, लेकिन सैन्य शासकों ने सत्ता नहीं दिया। अब यहाँ पे चुनाव जब हुआ तो पूर्वी पाकिस्तान के हिस्से में जो है एक नई जो है सरकार की जो है सरकार बनी, जो है इसका नाम था अवामी लीग, और शेख मुजीबुर रहमान जो है ये मुखिया थे, प्रमुख थे, लेकिन ये इनको बहुमत मिला, लेकिन इनको जो सैन्य थी, माना जो सेना थी, वो सत्ता नहीं दी। और जब सत्ता नहीं दी तो फिर इसके बाद जो है इनको जेल में भी बंद कर दिया था पाकिस्तान में, पश्चिमी पाकिस्तान में ले जाकर। इसके बाद जाके आगे विद्रोह और बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है दमन और हिंसा। दमन और हिंसा का मतलब ये है, हिस्सा नहीं है, हिंसा है। ठीक है, पश्चिमी पाकिस्तान ने पूर्वी पाकिस्तान में सेना भेजकर दमन शुरू कर दिया और हजारों लोग मारे गए। दमन का मतलब ये है कि जो पश्चिमी पाकिस्तान के लोग थे वो पूर्वी पाकिस्तान में आए और लोगों को मारना पीटना शुरू कर दिया और जो है अपने अंडर में लेना उनको शुरू कर दिया गया। ठीक है, आगे यहाँ पे देखिए भारत का हस्तक्षेप होता है। फिर इसके बाद लाखों शरणार्थी भारत में चले आए, जो लोगों को मारना शुरू कर दिए पश्चिमी पाकिस्तान के लोग, तो भारत में लोग भागकर चले आए और मानवता सुरक्षा के कारण भारत ने हस्तक्षेप किया और युद्ध 1971 में मतलब भारत और पाकिस्तान के बीच में 1971 में युद्ध हुआ। बाद में बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। तो इस प्रकार से दोस्तों आप लिख सकते हैं, बहुत सिंपल भाषा मैंने क्वेश्चन को लिखा है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे क्वेश्चन पर नजर डालते हैं और क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने यहाँ पे है कि भारत की विदेशी नीति में नेहरू की भूमिका क्या थी। जो भारत की विदेशी नीति है उसमें नेहरू जी की भूमिका क्या थी, तो आइए जानते हैं। पहला पॉइंट लिखेंगे गुट निरपेक्षता की नीति। गुट निरपेक्षता की नीति का मतलब क्या है, आइए जानते हैं। नेहरू ने शीत युद्ध के समय भारत को किसी भी महाशक्ति यानी अमेरिका या सोवियत संघ गुट में शामिल न होने की नीति बनाए थे। इसी को गुट निरपेक्षता कहा जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कोई एक गुट है, गुट का मतलब एक समूह है, ठीक है, उस गुट में समूह में शामिल ना होना, ठीक है, शामिल ना होना और फिर उनका जो है एक तरह से विरोध करना, शामिल ना होना और विरोध करना, इस प्रकार को प्रक्रिया गुट निरपेक्षता के नाम से जानते हैं। तो शीत युद्ध में जब समय चल रहा था तो उस टाइम पे जो है भारत जो है महाशक्ति के जो अमेरिका रूस थे उसके बीच में शामिल नहीं हुआ और इसी को गुट निरपेक्षता के नाम से जाना जाता है। तो ये विदेशी नीति पहला पॉइंट। ठीक है, आगे यहाँ पे नेक्स्ट है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का मतलब ये है नेहरू ने पंचशील सिद्धांत अपनाया था जिसमें शांति, आपसी सम्मान और सहयोग पर जोर दिया था। तो ये भी इनका एक नीति थी, विदेशी नीति। ठीक है, आगे यहाँ पे है उपनिवेशवाद का विरोध करना। उपनिवेशवाद का विरोध करने का मतलब क्या है, तो देखिए इसमें ले सकते हैं नेहरू ने अफ्रीका और एशिया के देशों की स्वतंत्रता को समर्थन किया और उपनिवेशवाद के खिलाफ आवाज उठाई। बहुत सारे देश थे और भी गुलाम थे भारत की तरह, और भी देश गुलाम थे, तो उन्होंने इसके खिलाफ जो है आवाज उठाई कि उपनिवेशवाद का मतलब होता है कि जब कोई अमीर देश, कोई एक बड़ा देश, शक्तिशाली देश किसी छोटे गरीब देश को अपने में मिला ले तो इसे उपनिवेशवाद कहा जाता है। वही उसी लिए जो है नेहरू जी ने आवाज उठाई थी। ठीक है, अगला पॉइंट इसमें है एशिया अफ्रीका एकता। एशिया अफ्रीका एकता का मतलब यहाँ पे ये है कि नेहरू ने 1955 के वांडुंग सम्मेलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाकर एशिया अफ्रीकी राष्ट्र को एक मंच पर लाया था। यानी वांडुंग एक सम्मेलन है, शहर का नाम है, और इसमें जो है यहाँ पे एक सम्मेलन हुआ था, एक बैठक हुई थी, एक मीटिंग हुआ था और एशिया अफ्रीका के राष्ट्र जो हैं उनको एक मंच पर लाने का काम किया था। तो ये उनकी नीति विदेशी नीति के अंतर्गत माना जाता है। नेक्स्ट है
सक्रिय भूमिका। संयुक्त राष्ट्र में सक्रिय भूमिका का मतलब ये है, यहाँ पे नीचे उत्तर लिखा गया है, इसमें लिख सकते हैं नेहरू ने भारत को संयुक्त राष्ट्र में सक्रिय सदस्य बनाया और शांति स्थापना में भाग लिया। तो ये पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं। अगला है शांति और विकास पर जोर देना। शांति और विकास पर जोर देने का मतलब ये है नेहरू का मानना था कि भारत विकास, शांति और स्थिर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर निर्भर है। सिंपल पॉइंट है, कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 29 आता है भारत और पाकिस्तान के बीच के विवाद के प्रमुख कारण क्या हैं। इसका भी उत्तर मैंने यहाँ पे लिख लिया है, लेकिन मैं इस वीडियो को मतलब इस टॉपिक को अगली वीडियो में कवर करूँगा और इसके बाद जो है आपको यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे इस प्रकार से दिए गए हैं। तो चलिए मुलाकात करते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।